हमने वो एडवांटेज लिया है, तब उसे हम अंडू इन्फ्लुएंस कहेंगे। एंड ही यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, और इसकी वजह से हमने दूसरे से क्या लिया है, अनफेयर एडवांटेज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज एक डॉक्टर और एक पेशेंट है, और पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत क्रिटिकल है और वो बहुत घबराया हुआ है, मतलब उसको लग रहा है कि पता नहीं मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं बचूंगा, तो उस समय उसके सामने कोई उपाय नहीं होता, वो डॉक्टर को भगवान मानता है। अब डॉक्टर इस पोजीशन में है यहाँ कि वो क्या कर सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस। वो बोल सकता है कि तुम्हें इसके लिए मुझे इतने पैसे और देने पड़ेंगे, जो जेब में नहीं था वो भी, या एक काम करो मैं तुमको बचा लूंगा, बदलते कि तुम मुझे अपनी ये वाली कार दे दो, इंपोर्टेड कार थी 1 करोड़, ये कार मुझे गिफ्ट कर दो। अगर ऐसा करता है तो उसको अंडर इन्फ्लुएंस माना जाएगा। एक प्रोफेसर है, टीचर, जो कि कॉलेज में प्रोफेसर है, मेडिकल कॉलेज में, स्टूडेंट बोलता है मुझे केमिस्ट्री में मार्क्स पढ़ा दो, मतलब यह एग्जाम में 5 पढ़ा दो, और वो उसको कहता है कि ठीक है तुम एक काम करो, अपनी जो बाइक है ना वो मेरे पास छोड़ जाना मेरे घर में, तुमको मैं पास कर दूंगा। तो क्या है, कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या कि देना पड़ेगा? नहीं, लेकिन वो इस पोजीशन में है कि वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और वो अपने पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी ऐसा कोई भी एग्जांपल हो सकता है, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ, ये सब कोई भी एग्जांपल हो सकता है जिसमें अंडर इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व हो सकता है। तो देखो आगे क्या लिखा है, a person is deemed to be in position to dominate the will of another A when he holds the real or apparent authority over the other। जब उसके पास सच में रियल अथॉरिटी हो सामने वाले पर, या अपरेंट अथॉरिटी हो। अगर आप डिपेंडेंट हो, अगर आप डिपेंडेंट हो तो आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ेगी। अगर आप एकदम नहीं मानेंगे, एकदम बहुत ज्यादा रिएक्ट करेंगे हर बार, तो हो सकता है वो आपको बोल दें कि सुनो तुम अपना एटीट्यूड घर के बाहर दिखाना, यहाँ से अभी तुम निकलो। समझ में आ रहा है? अगर सपोज आपके पास रियल अथॉरिटी है, मतलब सच में अथॉरिटी है, हाँ बात। सेकेंड है अपरेंट अथॉरिटी। अपरेंट अथॉरिटी क्या होता है? ठीक करो, थोड़ी देर बाद आना। हाँ, मुझे लग रहा है क्लास कराने से पहले आप लोगों को कॉमन सेंस की क्लास करानी पड़ेगी। कॉमन सेंस इसको बोलते हैं। अगर आप क्लास में बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी और कोई जरूरी काम नहीं है, नहीं तो आप क्लास मत आइए ना, आप घर में रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास को सिंसियरली करें तो दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, अदरवाइज आप क्लास करने के हकदार नहीं। वापस आइए। पहला है where he hold a real or apparent authority over the other, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, रियल या अपरेंट अथॉरिटी। अपरेंट अथॉरिटी क्या होता है? अपरेंट अथॉरिटी क्या होता है? मतलब जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। मतलब जो रियल मतलब क्या होता है सच में, जैसे सपोज फादर और सन का ये रियल है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट का अपरेंट मान सकते हैं आप, क्योंकि वो एक्चुअल में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसको देखकर खाली बोला जा सके कि अंडर इन्फ्लुएंस होगा। समझ गए? लेकिन वो अपरेंट अथॉरिटी को डिनोट करता है। सेकंड है व्हेन ही स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप टू द अदर। फ्यूडिशरी रिलेशनशिप का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता शब्दों में। फ्यूडिशरी रिलेशनशिप जैसे समझ लो दो फ्रेंड्स के बीच जो रिलेशनशिप है, दो फ्रेंड्स वो रोज मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उनके रिश्ते को नाम क्या दें एग्जैक्टली? तो कुछ भी नाम नहीं देंगे, दोस्त बोलते हैं सिर्फ, राइट? तो ये फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है which cannot be defined, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो कई ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो फ्यूडिशरी कैरेक्टर के होते हैं, नेचर के होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस करने वाले पोजीशन में होते हैं। और when where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी पर्सन का मेंटल कैपेसिटी टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड है बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस,
mental or bodily distress. For an example, an old illiterate person, बीमारी, old age, मतलब आप इतने बूढ़े हो गए कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, अब आपको कोई भी काम करना है तो उसके किसी की क्या चाहिए, मदद चाहिए। तो एक अटेंडेंट है आपके साथ दिन रात रहता है 24 घंटे, वो अटेंडेंट इस पोजीशन में है कि नहीं कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सके, यस आप उसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो वो क्या करता है, अपने एक पोजीशन का फायदा उठाता है। शुरुआत क्या करता है, शुरुआत करता है छोटे छोटे बेनिफिट लेता है। क्या लेता है, छोटे छोटे बेनिफिट जो उसको मिलना चाहिए उसके अलावा, और आप मानते हो क्योंकि आप मजबूर हो। फिर धीरे धीरे जब वो समझ जाता है कि आप पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तब वो और ऐसे डिमांड करता है जो जेन्युइन नहीं है, मतलब बेनिफिट। क्यों, उसको पता है कि आप अगर मैं आज भाग गया, छोड़ दिया, तो वैसे केस में आप ट्रबल में रहोगे, बहुत ज्यादा परेशानी। तो एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी जो बहुत बीमार है, तो जो उसकी देखभाल करने वाली नर्स है या जो भी अटेंडेंट है, वो एक पोजीशन में होते हैं कि वो अंडर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो एग्जांपल से हम लोग क्लियर करेंगे। पहला, ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, मतलब ए ने अपने सन को क्या दिया, एडवांस दिया ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। अपॉन बी कमिंग टू एज ऑब्टेन फ्रॉम बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस अपॉन फ्रॉम बी फॉर अ ग्रेटर अमाउंट दैट द सम ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस। बाद में जब बोल रहा है बी बड़ा हुआ, तो ए ने एक अंडर इन्फ्लुएंस किया उसको और एक बॉन्ड साइन करने पर मजबूर किया, जिसमें जो पैसा दिया था ना वो और उसके साथ उसका इंटरेस्ट जोड़ करके उससे बॉन्ड साइन करा लिया। ए एम्प्लॉइज अंडर इन्फ्लुएंस, माना जाएगा कि ए ने अंडर इन्फ्लुएंस किया है। कारण पहला, जो जब वो माइनर था, जब जो पैसे दिए गए थे, आपने पढ़ा है माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड होता है, बेकार है वो। तो क्या उसके बेसिस पर वो बाद में जब मेजर होगा उससे बॉन्ड साइन कराया जा सकता है? नहीं। और दूसरी बात, उसने क्या किया, अंडर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया, यानी अपने पेरेंट होने के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया और बॉन्ड साइन करा लिया। तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। अगर बाद में बेटा कोर्ट में जा करके इसको चैलेंज करेगा तो फिर वैसे केस में ये वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? एग्जांपल 2, अ मैन इनफेवर्ड बाय डिजीज और एज। इनफेवर्ड का मतलब होता है बीमार हो जाना, मेड वीक, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना। बाय डिजीज और एज, इट रिड्यूस्ड बाय बी's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. Undue unreasonable amount डिमांड किया कि मुझे आप 10 लाख रुपए अपने, आपके पास तो इतनी संपत्ति है और सेवा कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मुझे 10 लाख रुपए आप मेरे नाम करिए। समझ गए? अब वो प्यार से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है वो आपस में वो जाने, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर रहा है और सामने वाला उस वजह से उसके नाम 10 लाख रुपए कर देता है, तो इसको भी अंडर इन्फ्लुएंस माना जाएगा। तीसरा एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल, A being in debt to B, the money lender of his village, contracts a fresh loan on terms which appear to be unconscionable, यानी unreasonable. It lies on B to prove that the contract was not induced by undue influence. अब सुनो, यहाँ पर A मनी लेंडर है, सॉरी A जो है वो लोन लेने वाला विलेजर है और B है मनी लेंडर उस विलेज का। ऑलरेडी A ने पहले से लोन ले रखा था, वो लौटा नहीं पाया कोई कारण से, और उसे फिर और लोन चाहिए, वो गया B के पास, तो B कहता है तुमने तो पुराना लोन ही अभी तक नहीं चुकाया, तो नया लोन हम तुमको नहीं देंगे। तो A बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो B कहता है ठीक है, जो दूसरा लोन है ना, इस पे तुम्हें 10 गुना ब्याज देना पड़ेगा। मजबूरी का फायदा उठा रहे। A के पास कोई चॉइस नहीं था, तो उसने हाँ बोला, तो ये भी क्या माना जाएगा, अंडर इन्फ्लुएंस। और कोर्ट में B को प्रूव करना होगा कि उसने इस तरह का गलत फायदा नहीं उठाया, मतलब इसमें पीड़ित को प्रूव नहीं करना है, इसमें जिसने गलत किया है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसने गलत नहीं किया। ओके, एग्जांपल 4, A applied to a banker for loan at a time where there is stringency, यानी scarcity मार्केट में, इन मनी मार्केट, मतलब A जब बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, वहां उस समय मार्केट में पैसे की तंगी थी, पैसा नहीं मिलता था, नहीं मिल रहा था। The banker declined to make the loan except at an unusually high rate of interest. बैंकर ने कहा कि इंटरेस्ट रेट हाई लगेगा। A accept the loan on this term
दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट अंडर इन्फ्लुएंस के साथ नहीं माना जाएगा। ये जवाब पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको क्या देखना होगा। अगर उस समय मनी मार्केट में मनी की प्रॉब्लम है और बैंकर ने क्या किया, इन जनरल सबके लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा दिया है, तो फिर ये जेन्युइन होगा। जैसे नॉर्मली अगर 12% इंटरेस्ट लगता था तो अभी 15% लगेगा, लेकिन अगर 12% की जगह 50% पर एनम लगेगा तो ये किसी भी हालत में इसको जेन्युइन नहीं माना जा सकता, पहला। और दूसरा, अगर वो बैंकर केवल चेहरा देख करके अलग अलग टर्म्स कंडीशन बता रहा है तो भी गलत है, तब उसको अंडर इन्फ्लुएंस माना जाएगा। तो ये जवाब पूरी तरह से सही नहीं है एग्जांपल 4 का। आगे देखो, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 16। The essential ingredients under this provision are: A. Relationship between the parties. A person can be influenced by other when a near relation between two exists. अगर near relation होगा, influence होगा कि नहीं? Yes, husband और wife का जो relationship है, बताओ influence कर सकता है कि नहीं? कोई भी किसी को भी यस कर सकता है। अगर सपोज वाइफ को कोई चीज चाहिए और हस्बैंड मना करता है तो फिर वो और बहुत सारे रास्ते हैं जिनके थ्रू अपनी बात मनवा लेती है अल्टीमेटली। तो वैसे केस में क्यों कर पाते हैं ऐसा? अंडर इन्फ्लुएंस के चलते। अंडर इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। आगे, पोजीशन टू डोमिनेट द विल। पोजीशन टू डोमिनेट द विल, relation between the parties exists in such a manner that one of them is in a position to dominate the will of the other. यानी सामने वाले की मर्जी को हम डोमिनेट कर सकते हैं, पोजीशन में हम हैं। और ऐसा कब होता है? इसमें टोटल 4 केसेस हैं। रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी, पहला, when a person hold a real authority over the other, as in case of master and servant, मालिक और नौकर, doctor and patient, etc. Example, a father by reason of his authority over his son can dominate the will of the son. इसको हम real या apparent authority कहेंगे। Second is fiduciary relationship, where relation of trust and confidence exists between the parties through a contract. Such type of relationship exists between father and son, solicitor and client, husband and wife, creditor and debtor. Creditor and debtor also. कई बार क्या होता है ना, क्रेडिटर जिससे हम माल लेते हैं, क्रेडिटर वो हम पर दबाव डालता है कि सुनिए आपको इतना क्वांटिटी माल उठाना पड़ेगा अगले क्वार्टर में या अगले 6 महीने में, नहीं तो हम आपके साथ बिजनेस ही नहीं करेंगे। ये एंटी इन्फ्लुएंस हुआ ना, समझ में आ रहा है? जैसे मेरे पास एजेंसी है किसी कंपनी का और वो कंपनी का ब्रांड है कोई कंपनी, और वो मुझे प्रेशर डालती है कि आपको इतना माल लेना ही पड़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, नहीं लोगे तो हम आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल कर देंगे, फ्रेंचाइजी कैंसिल कर देंगे। तो ये तो अंडर इन्फ्लुएंस है ना कि आपको ये करना ही पड़ेगा। बोलो। तो इस तरह के रिलेशनशिप को फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहा जाता है। एग्जांपल, बाय रीजन ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, अ सॉलिसिटर कैन डोमिनेट द विल ऑफ हिज क्लाइंट एंड अ ट्रस्टी कैन डोमिनेट द विल ऑफ द बेनिफिशियरी। ये सब पॉसिबल है। तीसरा, मेंटल डिस्ट्रेस, एन एंटी इन्फ्लुएंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन to get his consent on a contract where the mental capacity of the person is temporarily or permanently affected by the reason of mental or bodily distress, illness or of old age. Example, a doctor is seen to be in a position to dominate the will of the patient enfeebled by protracted illness. मतलब वो किसी illness की वजह से बीमार हो चुका है बहुत और डॉक्टर एक पोजीशन में है कि वो पेशेंट के विल को डोमिनेट कर सके, तो ये मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से माना जाएगा अंडर इन्फ्लुएंस पॉसिबल है। अनकॉन्सनेबल बार्गेन यानी अनरीजनेबल बार्गेन अभी अभी पढ़ाया भी था, where one of the party in a contract is in a position to dominate the will of other and contract is apparently unconscionable यानी unfair, that is presumed by law that consent must have been obtained by under influence. Unconscionable bargain are witnessed mostly in money lending transactions and in gifts. Example, a youth of 18 years of age spent thrift and a drunkard borrowed 90,000 on a bond bearing compound interest that उसको ठीक करो 4% per month करो। तो बोलते 18 साल का यंग लड़का थ्रिफ्ट एंड ड्रंकर्ड मतलब पूरी तरह से नशे में धुत है, उसको होश भी नहीं है और उसे और पैसे चाहिए, उसको उड़ाना है पैसा। तो वैसे सिचुएशन में
वो तैयार हो जाता है 4% पर मंथ इंटरेस्ट पर एक बॉन्ड साइन करने के लिए और पैसे ले लेता है 4% पर मंथ। It was held by the court that the transaction is unconscionable, the rate of interest charged being so exorbitant, यानी इतना ज्यादा है वो कि वो जेन्युइन नहीं है। कृपाराम वर्सेस तैमीउद्दीन अल खान, अब नाम है अजीब सा। आगे देखो इसमें क्या हुआ केस लॉ में कि यहाँ पर जैसे जो लोग गलत नशे का शिकार हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, वैसे केस में वो अनरीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी लोन उठा सकते हैं और माफिया से जनरली वो उठाते हैं। लोन कौन देगा उनको? इस तरह के लोगों को लोन कौन देगा? माफिया लोग देंगे। तो वैसे केस में क्या होता है, कल को अगर वो लोन ना चुकाए तो वो उसको पकड़कर पीटेंगे, मारेंगे, जान से भी मार सकते हैं। तो ये सब होता है। लेकिन अगर मैं लीगली बात करूं तो कोर्ट इस तरह के सिचुएशन को अलाउ नहीं करता। तो आगे एक लाइन देखो, द कोर्ट में ऑर्डर टू रीपे द लोन, the court may order to repay the loan with 1% interest per month. The court may order to repay the loan with 1% interest per month. The court may order to repay the loan with 1% interest per month. मतलब जहाँ 4% तक की जगह कोर्ट ने क्या बोला कि पैसा तुम लौटा दो लेकिन कितना 1% इंटरेस्ट के साथ, तो वो जेन्युइन है। तीसरा, तो ऑब्जेक्ट मस्ट टू टेक अनड्यू एडवांटेज, मतलब पोजीशन था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते थे, वो इनफ नहीं है। उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी ये था कि हमें ये अनड्यू एडवांटेज लेना है। Where the person is in a position to influence the will of other in getting consent must have the object to take advantage of the other। और लेकिन आप ये प्रूफ किसको करना होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ। तो मैंने कहा ना, हमेशा जो डोमिनेट करता है उसे प्रूव करना होगा कि उसने ये गलत नहीं किया, उसे प्रूव करना होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ द यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज विल लाई ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। तो ये पूरा का पूरा मामला था। सेकंड केस, पहला था कोएर्सन सेक्शन 15 जिसमें हम डरा धमकाकर काम कर रहे थे, और अभी क्या है ये अंडर इन्फ्लुएंस। तीसरा वाला एकदम अलग है, फ्रॉड, किसी को धोखा देना। अब कैसे होगा ये फ्रॉड, चलो देखो। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पर, क्वेश्चन 8, व्हाट आर द पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस। बोल रहा है अंडर इन्फ्लुएंस को हम सेट असाइड करने के लिए क्या पावर यूज कर सकते हैं। सेक्शन 19A, power to set aside contract induced by undue influence, where consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। तो यहाँ पर बोल दिया है कि किस पार्टी को ये पावर है, इसको voidable किसके लिए है। तो जो एग्री पार्टी है उसके लिए voidable है, और जिस पार्टी ने डोमिनेट किया वो उसके पास कोई पावर अभी नहीं है। आगे अगला पैराग्राफ, any such contract may be set aside either absolutely or if the party who want to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as the court may deem fit। लेकिन इसमें कोर्ट को यहाँ नया अथॉरिटी दिया गया कि इसको void डिक्लेयर करने की बजाय टर्म्स कंडीशंस में मॉडिफिकेशन कर सकती है। मैंने एग्जांपल लिखवाया था आपको, 4% इंटरेस्ट रेट की जगह 1% इंटरेस्ट रेट में भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि आप इसे क्या करिए, रीपे करिए। मतलब उसने मैं वॉइड डिक्लेयर नहीं किया कोर्ट ने, यहाँ पर एक पावर यहाँ दिया गया कोर्ट को। एग्जांपल 1, a money lender advances 1 lakh to be an agriculturist and by influence B induces B to execute a bond for 2 lakh with interest 8% per month। दिया 1 लाख था, इंड्यूस किया कि नहीं तुम 2 लाख दिया है ये साइन करो। मतलब देखो ऐसे ही होता था पुराने जमाने में, मतलब जो मनी लेंडर्स होते थे वो इस तरह के एग्रीमेंट करते ही थे। मतलब 1 लाख लिया और साइन कराया कितने पे, 2 लाख प्लस इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा 6% पर मंथ। कितना परसेंट?
इसका मतलब पता है क्या है, वो एक बार लोन लेगा ना तो कभी जिंदगी में उसे वापस कर नहीं पाएगा। 6% पर मंथ लोन का इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो आगे क्या हुआ था, कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड ऑर्डरिंग बी टू रीपे 1 लाख विद सच इंटरेस्ट एंड कोर्ट में डीम फिट। यानी तब कोर्ट क्या करेगा, इसको ऐसा भी कर सकता है कि 2 लाख को वापस बोलेगा 1 लाख का बॉन्ड है, और इंटरेस्ट भी जो कोर्ट बोलेगा उतना ही चुकाना पड़ेगा। ये है जवाब। केस स्टडी, a student was induced by his teacher to sell a brand new car to the latter at less than the purchase price to secure more marks in the examination। कि तो टीचर बोलता है स्टूडेंट को, तुम अपना ब्रांड न्यू कार बेच दो मुझे कम कीमत पर, अगर तुम्हें एग्जाम में पास करना है तो ये अच्छे मार्क्स चाहिए। तो accordingly the car was sold, however the father of the student persuaded him to sue his teacher। मतलब फादर को पता चला, उसने एक्शन लिया, मामले को कोर्ट में रजिस्टर कराया। State on what ground the student can sue the teacher? Answer is undue influence। So yes, the student can sue his teacher on the ground of undue influence under the provisions of Indian Contract Act 1872। A contract brought as a result of coercion, undue influence, fraud या misrepresentation would be voidable at the option of the person whose consent was caused। तो जितना भी पैसा टीचर को दिया गया है, कोर्ट उसे वापस करने का ऑर्डर दे सकती है। पहला, टीचर को पनिशमेंट मिलेगा तो अलग, वो कोर्ट दे सकता है। समझ लो बात को यहाँ पर। तो किसी भी हालत में आपको अंडर इन्फ्लुएंस करके बेनिफिट नहीं लेना। अगला सेक्शन है डिफाइन फ्रॉड। तो डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 17। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहे हैं कि उसमें नीचे लिखे हुए एक्टिविटीज शामिल होंगे। और विद हिज कन्विंस और बाय एजेंट with an intent to deceive another party thereto or its agent। मतलब इसमें इंटेंशन क्या है कि या तो हम कमिटेड बाय ए पार्टी, बोल रहा है फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एक्टिविटीज जिसके लिए एक पार्टी कंसेंट देगा या उसका एजेंट कंसेंट देगा, और इसका मकसद होगा विद एन इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, धोखा देना दूसरे पार्टी को, और हिज एजेंट, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, या उसको बाध्य करना कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। इसमें गन दिखा करके हम नहीं बोलते साइन करो। फ्रॉड के केस में गन नहीं दिखाया जाता, यही तो फर्क है। गन दिखाकर किया मतलब कोएर्सन, जबरदस्ती। अंडर इन्फ्लुएंस मतलब रिलेशनशिप ऐसा था कि दबाव बना के कर लिए। लेकिन फ्रॉड एकदम अलग है। फ्रॉड में सामने वाला को हो सकता है मेरा रिलेशन नहीं भी हो उसके साथ, और वो मुझे ये नहीं बता रहा है कि तुम जानबूझ करके कुछ करो, वो मुझे इस तरह के बातें बता रहा है, फैक्ट्स बता रहा है या सर्कमस्टेंसेस बता रहा है जो कि सच नहीं है, और मैंने माना कि वो सच है, तब वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। अगर आपने मूवीज देखी होंगी ओशियन 11, ओशियन 12, तो आपको पता होगा। ये बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉड का। बहुत बेहतरीन मूवीज हैं, आप देख सकते हैं। क्या ओशियन 11 आप देखिएगा, फ्रॉड के बारे में। वो फ्रॉड है, फिर फ्रॉड के कैसे बदला लेता है हीरो, वो दिखाया। और उसके लिए क्या क्या किया उसने वो दिखाया। आगे बढ़ो, भी क्या लिखा है। पहला, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट व्हिच इज नॉट ट्रू बी बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। यानी फ्रॉड में क्या क्या आता है? सजेशन देना जिसके बारे में वो जानता था सच नहीं है, झूठा सजेशन देना, गलत सजेशन देना। मतलब गलत इसलिए है क्योंकि पता था कि गलत है। अगर मुझे पता नहीं था और मैंने सजेशन दिया तो ये फ्रॉड नहीं है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन पता था कि गलत है फिर भी गलत बताया तो क्या है? फ्रॉड है। The active concealment of a fact, सुनो, कुछ बताना नहीं, कुछ छुपाना। Active concealment, कुछ जानते हुए भी कोई बात क्या करना, छुपाना, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको भी क्या कहेंगे? फ्रॉड। तो सुनो, फ्रॉड दो तरीके से होता है। एक, कोई स्टेटमेंट जोड़ देना, चिपका देना साथ में जो गलत था, यानी कोई चीज ऐड करना, और दूसरा होता है कोई चीज छुपाना, वो भी फ्रॉड। कोई चीज गलत बताना भी फ्रॉड है, और कोई चीज छुपाना भी फ्रॉड है, जो सच था लेकिन छुपा लिया। क्या है ये? फ्रॉड। जैसे सुनो, मैं बताता हूँ, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है।
खास करके ऐसे कास्ट में ज्यादा होता है जहां पर हमेशा डॉरी इंपॉर्टेंट होता है शादी के टाइम पर। तो वहां क्या होता है, सपोज एक पर्सन थी, एक लेडी, उसकी कोई क्लोज रिलेटिव की शादी करानी थी लड़की की, और लड़के वालों को भी वो जानती थी, तो वो जानबूझ करके ऐसी बातें बता रही हैं जो सच नहीं है, बढ़ा चढ़ा करके लड़के वालों को, कि वो कन्विंस हो। या लड़के वाले भी ऐसा फ्रॉड कर सकते हैं, जैसे लड़के की सैलरी गलत बताना, मतलब बताना कि लड़का तो 1 लाख कमाता है, पता चला लड़का तो 10,000 12,000 की टेम्परेरी नौकरी करता है, मतलब कहाँ, छोटे मोटे इंटरप्राइजेस, और बता दिया कि कितना है सैलरी, 1 लाख। फ्रॉड है, गलत जानकारी थी। कोई बात छुपाना, क्या छुपा दिया, तो फॉर एग्जाम्पल लड़के को कोई बीमारी है, ठीक है, नहीं बताया, जैसे उसको दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे, ठीक है ना, बाकी टाइम नॉर्मल रहता है, लेकिन जिस समय उसको ये दौरे पड़ते हैं उस समय उसकी तबीयत गड़बड़ा जाती है, तो ही नीड सपोर्ट, डॉक्टर का असिस्टेंट या जो हाथ में रहेगा उसकी मदद चाहिए होती है उसको। ये बात नहीं बताया शादी के पहले, फ्रॉड है, फ्रॉड माना जाएगा इसको। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एक ऐसा प्रॉमिस करना जो पता है कि कभी पूरा करना ही नहीं है, इसको फ्रॉड है। अगला, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी एक्टिविटी जो सामने वाले को धोखा दे। एनी एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेस, या कोई भी एक्टिविटी जिससे लॉ स्पेसिफिकली क्या करे, धोखाधड़ी, तो ये सारे मामले किसमें कवर्ड होंगे, फ्रॉड में। तो प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट का मतलब होता है झूठे वादे करना। क्या करना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपकी मदर बार बार कहती है बेटा थोड़ा पढ़ाई कर लो, तो आप अपनी मदर को कहते हैं चिंता मत करूंगा, मैं एकदम 1 बार में निकालूंगा और देखना टॉप करूंगा। हालात ये है कि अगर 400 नंबर में पास होने के लिए 200 चाहिए तो 50 भी लाने की औकात नहीं है, लेकिन वो अपनी मदर को क्या कह रहा है, पास नहीं करूंगा, टॉप करूंगा। तो क्या है ये, फ्रॉड है। वो अपने आप को जान रहा है ना, मतलब उसको पता है कि मैं पास नहीं करने वाला हूँ और फिर भी वो प्रॉमिस कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड अ फ्रॉड। हालांकि इसके लिए आपको सजा, मतलब आपको सजा नहीं होगी, आपको कोई कंपनसेशन भी नहीं देना होगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट के दायरे में नहीं आता, ये टोटल एग्रीमेंट है ना, इसीलिए बच जाओगे। लेकिन जब यही चीज आप किसी डे टू डे लाइफ में बिजनेस करते समय करोगे, किसी के साथ कमिटमेंट, सामने वाले ने बोला कि मुझे, मैं आपको ये काम दे सकता हूँ बशर्ते कि आप ये काम 3 महीने में पूरा करके दोगे। कितने महीने? और मैंने बोला एकदम सर 3 महीने छोड़िए, 1 महीने में कंप्लीट करके दूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, और पता था कि 1 महीना छोड़ो 6 महीने में मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, पता था। क्या है ये, फ्रॉड है। क्लियर हो रहा है? Explanation to section 70. Mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. अगर आप चुप हैं, साइलेंट हैं आप, तो उसे हम हर बार फ्रॉड नहीं मान सकते। मतलब देखो, मान लो सपोज आपने एक प्रोडक्ट बेचने के लिए सामने वाले को कांटेक्ट किया, सामने वाले ने उसको इंस्पेक्शन किया, उसका देखा उसको, और उसको समझ में आया, आपने कोई बात उसे नहीं बताई क्योंकि उसने पूछा ही नहीं, तो इसे फ्रॉड नहीं मान सकते। मतलब आप साइलेंट थे, आपने कुछ बोला नहीं उसको कि इस माल में ये प्रॉब्लम है, ये नहीं बोला, समझे आप? जैसे फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट में ना कुछ मॉइस्चर भी शामिल था, और उस मॉइस्चर की वजह से सामने वाला जिस पर्पस के लिए वो माल खरीद रहा था उसका पर्पस फुलफिल होगा नहीं, लेकिन हो सकता है सामने वाले को इतनी समझ ना जो आया था माल लेने, माल खरीद लिया, पेमेंट कर दिया, माल चला गया, वहां जाने के बाद जब उसको इस्तेमाल में लाने के लिए ध्यान में लाया गया, तब पता चला कि तो यूज होगा नहीं, इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। फर्स्ट पर्सन ने गेस कर दिया दूसरे पर और बोला कि इसने मेरे साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो यहाँ पर डिसीजन ये आया कोर्ट का कि ये फ्रॉड नहीं है। आपको यहाँ बायर को भी समझदार होना चाहिए था
या बायर अगर उससे सवाल करता अगर कि